हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनोलॉजी क्लासेस CSIR लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा सेकंड लेक्चर है जिसमें हम सेक्शन सी को सॉल्व करने की ट्रिक्स एंड टेक्निक सीखेंगे। पहले लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था सेल साइकिल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि ये उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें फर्दर मॉडिफाइड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है सेल साइकिल एनालिसिस का ही। अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आप लोग को पता होना चाहिए, जैसा कि पहला है कॉल्चिसिन ड्रग, दूसरा है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, तीसरा है सिंक्रोनाइज्ड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा सेल्स। तो इसमें स्पेशली सिंक्रोनाइज्ड सेल्स का मतलब पता होना चाहिए। और थर्ड जो है फोर्थ जो है फ्लो साइटोमेट्री एनालिसिस, ये तो आप लोगों को पता ही है, और कैसे ग्राफ्स आते हैं। तो एक क्विक रिवीजन, एक टिपिकली अगर हमारे पास डिफरेंट डिवाइडिंग सेल्स हैं और उन डिवाइडिंग सेल्स को अगर फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है। ठीक है, आई होप कि ये सब आप लोगों को पता होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, कुछ पहला जो देखें कि कॉल्चिसिन और ट्यूबुलिन का क्या रिलेशन है, ठीक है, जो कि इसका फंक्शन को इनहिबिट कर रहा है। अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स को हम लोग देखें तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से ही बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स कैसे होते हैं, इसको आप सपोज कर सकते हैं कि एक सिलेंडर लाइक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, और इस पाइप का ही फॉर्मेशन जो होता है ये बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स या फिर ट्यूबुलिन डाइमर से मिलके बनते हैं, और ये इसमें पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन हमेशा होते रहता है। तो जब भी हमारे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन्स रहेंगे तभी जाके स्पिंडल फाइबर्स बन सकते हैं। अब अगर हम लोग सेल साइकिल में देखें तो ये जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है वो पर्टिकुलरली एम फेज में होता है। एम फेज स्टैंड्स फॉर माइटोसिस। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल साइकिल है इस पे डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो कि हमारे पास है G1, S, G2 और M जो सबसे छोटा स्टेज है। और इसी एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं जहां स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स इनको पॉलीमराइज होना पड़ेगा और तब जाके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम लोग स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। तो जो ड्रग ट्रीटमेंट की बात की हुई है विच इज कॉल्चिसिन, ये बहुत ही पुराना नोन ड्रग है। ये ड्रग क्या करता है, इस ट्यूबुलिन प्रोटीन की असेंबली को इनहिबिट करता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई सेल डिवाइड कर रहा है और उसमें हम लोग कॉल्चिसिन ड्रग डाल देंगे तो वो स्पिंडल फाइबर्स को बनने ही नहीं देगा और सेल्स एम फेज में जा करके रुक जाएगा। कैसे, सेल्स है वो G1 फेज में था, वो गया S फेज में, S से गया G2 फेज में, G2 से जैसे ही M फेज में गया तो M फेज में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से टर्म रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग कॉल्चिसिन से ट्रीट करेंगे तो सेल साइकिल का अरेस्ट हो जाएगा एट एम फेज माइटोसिस फेज, क्योंकि वहाँ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आई होप कि ये दोनों टर्म्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है विच इज सिंक्रोनाइज्ड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा सेल्स। तो इस कैंसर सेल लाइन से हम लोग को उतना मतलब नहीं है क्योंकि कैंसर सेल्स हमें पता है डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ मतलब है हमारा सिंक्रोनाइज्ड सेल से। तो इस क्वेश्चन में सिंक्रोनाइज्ड का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, बट सिंक्रोनाइज्ड सेल्स वैसे सेल्स होते हैं कि अगर हमारे पास एक सेल पॉपुलेशन है, सपोज 10⁶ सेल्स है, और इन सारे सेल्स को हम लोग कुछ देर फास्टिंग कराएंगे, मतलब इन्हें न्यूट्रिशन पूरा नहीं दिया हमने, तो ये सारे सेल्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ये G1 फेज में आ जाते हैं, क्योंकि इनके पास जब फूड रहेगा, एनवायरनमेंट सही रहेगा, तभी जाके सेल साइकिल प्रोसीड करता है, ये हम लोग सबको पता है। तो सारे सेल्स G1 फेज में आ गए, तो हमारे पास कितना है, 1 मिलियन सेल्स है जो G1 फेज में है। और उसके बाद हम उनमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये सारे G1 से एक ही साथ S फेज में एंटर करेंगे जब पूरा हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, और S के बाद G2 और G2 के बाद M फेज में। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड
सेल्स। तो इन सब में क्या है हमारे पास, जो अगर 1 मिलियन सेल्स है तो मैक्सिमम सेल्स हमारे किसमें, G1 स्टेज में है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे इसमें दोबारा आते हैं क्वेश्चन में कि जो कॉल्चिसिन ट्रीटेड जो सेल्स है, उन सेल्स में से कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है उस ट्रीटमेंट को। अगर हम लोग फिर से देखें एक ग्राफ को, जो हमारा टिपिकल ग्राफ बनता है सेल साइकिल का, वो कुछ इस तरह का बनता है, जिसमें हम क्या कह रहे थे कि ये पीक 1 जो है वो G1 फेज का है और पीक 2 जो है वो G2 और M फेज का है। ओके, तो हमारे पास G1 फेज में सबसे मैक्सिमम सेल्स मिलते हैं और G2 M फेज में कम सेल्स मिलते हैं। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही हमने इन सारे जो सिंक्रोनाइज्ड और डिवाइडिंग सेल्स है, इन सेल्स को अगर हम लोग ट्रीट कर दे कॉल्चिसिन ड्रग से, तो इन सेल्स क्या होगा, G1 फेज में जो सेल्स थे वो गए S फेज में, S में रेप्लिकेशन हुआ, गए G2 फेज में, G2 के बाद M फेज में गए और M फेज में जा करके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो जितने भी सेल्स इस सेल साइकिल में एंटर कर रहे हैं वो सारे स्टेजेस तो पार कर रहे हैं, लेकिन M फेज में जा करके ये अरेस्ट हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो सेकेंड पीक है G2M का, ये सेकेंड पीक हम लोगों का बढ़ते जाएगा। तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद हम लोग को जो सेल्स का पीक दिखेगा कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे हमारे पास G1 के सेल्स क्या है वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, S फेज में गए और S फेज के बाद G2 फेज पार करने के बाद यहाँ M फेज में जाके अरेस्ट हो जा रहे हैं। तो हम लोग का जो सेकेंड पीक है वो बढ़ा हुआ दिखेगा क्योंकि मैक्सिमम सेल्स M फेज में अरेस्ट हो गए और सारे सेल्स क्या G1 से S में गए, S से G2, G2 से M गए। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ सेल साइकिल अरेस्ट पे है। अब अगर इस ग्राफ में देखें तो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ग्राफ नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन, बट एक मेरा एडिशनल क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जो ग्राफ नंबर डी जो है, इस डी में बताइए आप कमेंट्स में बताइए कि इस डी में सेल साइकिल में क्या हो रहा है कि यहाँ पास केवल एक ही पीक आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। ओके, साइनिंग ऑफ ब्रेनोलॉजी क्लासेस।